नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एनसीईआरटी की किताबों में अब इंडिया की जगह भारत नाम बच्चों को पढ़ाया जाएगा और ये वास्तविकता में हमारा नाम पुरातन नाम है। एनसीईआरटी की जो संस्था है, जो एक पैनल है जो उसमें कोर्स क्या पढ़ाया जाएगा इसको देखता है, उसका कहना यह है कि ये जो इंडिया नाम है, हमारा पुरातन नाम भारत है, जिसका जिक्र जो पुराणों में मिलता है। जो विष्णु पुराण है वो लगभग 7000 साल पुराना है और उसके अंदर भी भारत नाम है। महाभारत ये जो ग्रंथ है इसका नाम ही भारत से है, महाभारत, भारत के बारे में जो वर्णन है। अब इस तरह से जब हमारा हजारों साल से देश का नाम भारत था, तब इसको इंडिया नाम किसने रखा? तो एनसीईआरटी की जो कमेटी है उसने बताया भी कि ये जो नाम है ये अंग्रेजों के द्वारा रखा गया था और प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 का, उसके बाद से उन्होंने ये नाम ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा उसको रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से उन्होंने अपनी कंपनी थी, जिसके बाद उन्होंने पूरे देश का नाम इंडिया कर दिया। अंग्रेज आए, उसको इंडिया कहने लगे, लेकिन हम तो भारत ही थे। भारत में बहुत सारे लोग, और आप तो देखिए भारत का रहने वाला हूं, भारत के गीत सुनाता हूं, कितने पुरानी फिल्म है। उस समय किसी ने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया और वो जो गाना है कब से अब तक चलता आ रहा है। हर जो हमारा कुछ राष्ट्रीय पर्व होते हैं उस पर वो बजता है। और इसी तरह से भारत की करेंसी हो, चाहे भारत का कोई भी प्रतिष्ठान हो, उस पर हमेशा दोनों नाम लिखे होते हैं। लेकिन देश का विपक्ष पता नहीं किस बुद्धि से सोचता है, क्या सोचता है, कैसा सोचता है, इनकी बुद्धि कहाँ मलिन हो गई है। डीके शिव कुमार जो कर्नाटक के नेता हैं, डिप्टी सीएम है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, और ये यही नहीं कह रहे, सारे विपक्ष वाले यही कहते हैं कि साहब ओवैसी भी कह रहे थे, आप ये भी कह रहे थे, कांग्रेसी भी कह रहे थे, फिर तो भारतीय इंडियन नेवी का नाम बदल दो, फिर तो इंडियन एयरफोर्स का नाम बदल दो, फिर तो ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल दो। अरे भाई, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? अगर आप बैंक में जाएंगे और गूगल कर लो आज, तो जो जिसको तुम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहे हो, वहां अगर जाओगे तो बोर्ड पे पढ़ा पाओगे, और वो मोदी ने नहीं किया है, भारतीय स्टेट बैंक वो लिखा है भाई। इसी तरह जहां इंडियन नेवी कहा जाता है वहां भारतीय नौसेना लिखा होता है, हर दस्तावेज, हर लेटर पर लिखा है। तुम्हारी दृष्टि जैसी है वैसे ही सृष्टि तुम्हें दिखाई देगी। तो इसीलिए किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। इंडियन ऑयल, अब ये इंडियन ऑयल एक कंपनी का नाम है, उसको भारतीय, वहां जो पेट्रोलियम कंपनी है वहां भारत पेट्रोल भी है। या तो ये होता भाई भारत पेट्रोल है ही नहीं। तो पहले से दोनों नाम है, और अपनी जेब में ये विपक्षी पार्टी के नेता जरा नोट निकाल कर देखें, रुपया, करेंसी, उस पर इंडिया भी लिखा है तो भारत भी लिखा है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ये संविधान में लिखा है। तो भाई उन्होंने क्या लिखा? इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया जो है जिसको लोग वो भारत है, जिसको इंडिया कह रहे हैं, इंडिया दैट इज भारत, ये शब्द लिखा है। नहीं लिखते, वो इंडिया ही लिखते। लेकिन ये देश का विपक्ष जो है इस पर राजनीति इसलिए कर रहा है, इनको दिक्कत है, इनको भारत शब्द से दिक्कत है। भारत, क्योंकि जब हम भारत नाम लेंगे तो कहां से कहां ध्यान पहुंचता है? पुरातन, सनातन, हमारी संस्कृति। फिर लोग खोजेंगे भारत नाम कब से है, तो देखा जाएगा अरे ये विष्णु पुराण में भी है, ये महाभारत के काल में भी है। तो महाभारत काल में क्या क्या हुआ था, फिर उसको खोजेंगे। जब महाभारत काल का वर्णन खोजने बैठेंगे तो उसमें लोग जानेंगे कि जो कुरुक्षेत्र है, हरियाणा में आज है, वहां युद्ध हो रहा था महाभारत का, और राजधानी कहां थी? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहां था? दिल्ली, उसको दिल्ली कह दिया। तो भैया दिल्ली का नाम भी इंद्रप्रस्थ कर दो, वहां आज भी पांडवों का किला मौजूद है, भले ही वो खंडर हो गया। तो यहां राजधानी है, और राजधानी में आप देखिए कि धृतराष्ट्र, क्योंकि उनके पास दृष्टि नहीं थी, जन्म से अंधे थे, वो यहां बैठे हैं, और उनका एक असिस्टेंट कह लीजिए वो संजय यहां पर है, और वो संजय लगातार उनको किसी टूल में देखकर महाभारत काल में जो यहां कुरुक्षेत्र है, वो कुरुक्षेत्र दिल्ली से दूरी उसकी आप देख लीजिए लगभग 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर दूर युद्ध का मैदान है, आमने सामने सेना है, लगभग वहां करोड़ों की भीड़ इकट्ठी है,
और चीख पुकार भी मच रही होगी, क्योंकि तलवारों से शीश काटे जा रहे थे। और ऐसे में संजय ये बता रहे थे कौन किससे क्या बात कर रहा है। यानी वार्ता जो होती थी युद्ध शुरू होने के पहले, वो सब वार्ता वर्णन सब कुछ संजय दिल्ली में सुना रहे थे। कैसे सुना रहे होंगे? अगर सैटेलाइट नहीं थी तो कैसे संभव है कि एक युद्ध का मैदान है और इस युद्ध के मैदान में आज के समय को सोच के देखिए कि कहीं एक युद्ध का मैदान है और इस युद्ध के मैदान में आमने सामने सेनाएं गोला गोली चला रही है। कैसे पता लगेगा भाई? आप कहेंगे कैमरे से। तो कैमरे कैसे होने चाहिए? या तो ड्रोन होना चाहिए या तो सैटेलाइट कैमरा होना चाहिए, तीसरा कोई व्यक्ति कैमरा लेके खड़ा हो। अब कैमरा व्यक्ति लेके खड़ा होगा तो सीमित जगह में खड़ा होगा, लेकिन पूरे मैदान पर नजर है। ये थी टेक्नोलॉजी। और ये आज के लगभग 5000 साल पहले भारत के पास टेक्नोलॉजी थी। अब इसका जिक्र होगा। मैं तो बहुत पुरानी बात कर ही नहीं रहा, कलयुग के प्रारंभ की बात कर रहा हूं, 5000 साल पुरानी। और उसके पहले अगर राम जी के समय में चले जाएंगे, राम जी के समय में चले जाएंगे तो पुष्पक विमान का जिक्र आता है कि रावण जो है जब भारत में आया, सीता माता का अपहरण करके ले गया तो किस पर गया? विमान। ये शब्द लिखा है, वो विमान पर आता था। विमान आज जहाज को कहते हैं, एरोप्लेन को कहते हैं। तो एरोप्लेन राम के जमाने में भी थे। इंद्र आते थे इंद्रलोक से, देवता आते थे देवलोक से। कैसे आते थे? एरोप्लेन। अब देवलोक कहां है? इंद्रलोक कहां है? इंद्रलोक शास्त्रों में जो वर्णन है वो कहीं चांद के भी आसपास है, मतलब ऊपर लोक है। अब सोचिए आज भी कहीं लोक पर, यानी धरती के अलावा इंसान नहीं रहते, कहीं रह नहीं सकते। ऑक्सीजन की व्यवस्था आज तलाशी जारी है, चंद्रयान गया है, आज खोज रहा है। ये हमारा वैभवशाली इतिहास रहा है। और इसलिए ये जो विपक्ष है देश का, इसको हमारे गौरवशाली इतिहास से भी दिक्कत है। आज आप पुरातन साउथ में चले जाइए, मंदिरों पे जो कला करती है, आप यूट्यूब पर डालिए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। वहां मैंने खुद देखा है कंप्यूटर चलाती हुई महिला, पैरों में पाजेब, चश्मा लगा हुआ, ऑपरेशन के यंत्र, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इसमें वर्णन है ऑपरेशन का, इलाज का, दवाइयों का। लेकिन इसके बारे में नहीं बताया जाएगा। पैरासीटामोल के बारे में बताया जाएगा, इंजेक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा, और यह पढ़ाया जाएगा कि हमारे देश में एक बार मुगल आक्रमणकारी आए थे जिन्होंने 800 साल हमारे ऊपर राज किया। यह इतना बड़ा झूठ है, यह भी भारत को अपमानित करने के लिए। भाई अगर मुगलों ने राज किया, पूरे देश पे राज कभी नहीं किया, दक्षिण में तो गए नहीं, साउथ में अगर गए होते तो वहां भी एक मंदिर ना बचता, कोई मंदिर नहीं बचता। यहां तो सारे मंदिर टूट गए, राम मंदिर टूटा, कृष्ण मंदिर टूटा। ये अपमान करने के लिए आधा तोड़ा, आधे में अपना मॉडिफाई किया। ये सब हमें बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि हमारे देश के वीर योद्धा कैसे कैसे थे, हमारे देश में महान संत कैसे कैसे थे, उन योद्धाओं ने कितने कितने पराक्रम किए, उनके बारे में नहीं बताया गया। तो अब एनसीईआरटी ने यह तय किया है कि गौरवशाली इतिहास पढ़ाया जाएगा। ये जो गुलामी वाला इतिहास हमें बताया जाता है कि तुम तो गरीब हो, तुम तो सपेरे हो, तुम तो बहुत असहाय हो, तुमको कभी मुगल आ गए मुट्ठी भर, उन्होंने राज कर लिया, फिर अंग्रेज आ गए, उन्होंने राज कर लिया। अब यह भी बताया जाएगा कि अंग्रेज ना कहो, उनको ईसाई कहो। अंग्रेज क्या होता है? कोई कौम है क्या? नहीं, वो ईसाई थे, एक विशेष धर्म वाले लोग थे जो भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए। उनका एजेंडा ये है कि पूरी दुनिया में शासन करो, चालाकी से, हेराफेरी से घुस जाओ, व्यापारी बनकर घुसो, कुछ घर बन के घुसो और उसके बाद कब्जा कर लो। विस्तारवादी नीति। मुगल जो आए थे, वो मुगल कहने के बजाय उनको कहिए मुस्लिम आए थे, इस्लाम के मानने वाले। उनका क्या एजेंडा है आज आप देख लीजिए, क्या एजेंडा है। चल तो रहा है इजराइल पे, एक देश से लड़ाई चल रही है, वो भी आतंकवादी हमले को लेकर। लेकिन जितने भी बाकी देश हैं सेम धर्म वाले, वो सब इसलिए इकट्ठे हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, उसके कारण एक ही रिश्ता है। अगली लाइन में बोलूंगा नहीं तो विवाद हो जाएगा। और उस रिश्ते के कारण आतंकवादी संगठन हमास, जिसने महिलाओं से रेप किए, जिसने लाशों तक से रेप किए, जिसने बच्चों को जिंदा जला दिया, उस आतंकवादी संगठन हमास के पक्ष में ये सब लोग खड़े हैं। भारत के भी कुछ लोग खड़े हैं। क्यों? तेरा मेरा एक रिश्ता है। सोचिए,
ये हमको नहीं बताया गया, एक नया नाम दे दिया। मुगल आए थे साहब, वो तो मुगल थे वो तो हमको कमजोर असहाय दिखाने के लिए ऐसा बताया गया। ये कभी नहीं बताया गया कि हमारे यहाँ एक झांसी की रानी भी हुई थी, जिन्होंने, उस वीरांगना ने महिला होते हुए, सोचिए, और पीठ पर बच्चा, किस अवस्था में होगी वो कि पीठ पे बच्चा, छोटा सा बच्चा था, उसको पीठ पर बांधकर, वो महिला का चित्र हमने देखा है, वीरांगना का, दोनों हाथों से तलवार चलाती थी और एक तलवार का वजन लगभग 30 किलो, जिनसे सर काटे जाते थे। सुबह युद्ध शुरू होता था, शाम को सूर्यास्त तक युद्ध चलता था, और उस समय युद्ध के कोई महिला दोनों हाथों से तलवार मूली गाजर की तरह दुश्मनों को काटती हुई अगर वो युद्ध के मैदान में लड़ी, तो कल्पना करिए कितनी शक्तिशाली हमारी महिलाएं होती होंगी। आज आप जरा अपना कोई हाथ, पुरुष, महिलाओं की तो बात छोड़ दो, पुरुष जरा खाली ऐसे चला के दिखाना मुझे, 10, 15, 20 मिनट में, आधे घंटे में आपका हाथ थक जाएगा। तलवार लेकर चलाना 30 किलो की, आसान है क्या? लेकिन हमारे देश में ऐसे योद्धा थे। महाराणा प्रताप, वो जो भाला चलाते थे, वो आज भी संग्रहालय में रखा है, जाकर देखना जरूर चाहिए। उस पर लिखा है वेट 80 kg, 80 किलो वजन था महाराणा प्रताप जी का भाला। ऐसे सुबह से शाम तक उसको चलाते थे, हाथ से गर्दनों में मारना, चलाना। आप जरा खाली हाथ ले लेना, घर में जो प्लास्टिक का पाइप हो उसको ले लेना और जरा ऐसे चला के दिखाना, कितनी देर चला पाओगे? बड़े से बड़ा पहलवान भी 1 घंटे में थक जाएगा ऐसे चलाता हुआ। और हमारे महाराणा प्रताप, जिनको 40-50 किलो का तो मुकुट और आगे सीने पे, पीछे वो आज वस्त्र उनके रखे हैं जो युद्ध का मैदान में जाने वाले हैं, वो सब कवच वगैरह और मुकुट उनका संग्रहालय में रखा है, देख के आना। 40 किलो का तो वो पहने हुए, 80 किलो का भाला लिए हुए, सुबह से शाम तक युद्ध करना। कितने बलशाली हमारे योद्धा थे, लेकिन हमें नहीं पढ़ाया गया। हमें पढ़ाया गया अंग्रेज कितने बढ़िया थे। देखो, उन अंग्रेज, फिर कह रहा हूं, ईसाइयों ने हमारे देश पे जो है आए, हमें टेक्नोलॉजी दी, हमारे यहाँ रेल लाए, हमारे यहाँ प्लेन लाए। मतलब ऐसा लगता है ये जो अंग्रेजी गुलामी मानसिकता वाले लोग हैं, ऐसा बताते हैं जैसे भारत तो इसके पहले था ही नहीं। कांग्रेसी तो बोलते हैं कि ये जो भारत है ये तो बनाया ही कांग्रेसियों ने है, यहाँ के एयरपोर्ट, यहाँ के अस्पताल सब हमने ही तो किया है। इसके पहले तो सब झोपड़ियों में रहते थे, फूस के कपड़े पहनते थे, खाने को मांस कच्चा खाते थे, या तो पानी पीते होंगे, पत्ते खाते होंगे। ऐसा ये कांग्रेसियों ने हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा कि हमको सपेरों का देश बता दिया विदेशों तक में। लेकिन अब मोदी जी आए हैं तो अब गौरवशाली इतिहास पढ़ाया जाएगा। यह घोषणा एनसीईआरटी ने की है, उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन आप देखना प्रतिक्रियाएं आना शुरू होंगी। पहले भी विपक्ष ने बोला है मोदी जी तो इतिहास बदल रहे हैं। भैया क्यों ना बदलें? मैं अपने बच्चों को अपनी कमियां गिनवाऊंगा क्या? मेरे घर में कल को मेरे बेटे की शादी हो गई और मेरा पोता, मेरा आज का बेटा, मैं उसको यह बताऊंगा, मैं जब छोटा था ना, मैं पड़ोस का मूंगफली चुरा लाता था, मैं बिस्तर पर पेशाब कर दिया करता था, मैं पढ़ने में बहुत कमजोर था, मैं बहुत नालायक था, ऐसा बताऊंगा? या मैं अपने बच्चे को मोटिवेट करने के लिए यह बताऊंगा, देखो मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है, मैंने संघर्ष किया है, बीमारी में भी मैं पढ़ता था बेटा, तुम भी पढ़ो, मैंने गरीबी में अपना टाइम काटा है, तुम पढ़ाई पर फोकस करो क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं पैसे लगाने वाला हूं। मुझे इतनी सुविधाएं नहीं मिलती थी जब मैं पढ़ता था, मेरे घर में लाइट नहीं होती थी, मोमबत्ती में और लालटेन में मैंने पढ़ाई की है, बेटा तुम्हारे लिए तो लाइट जल रही है। यह होता है मोटिवेशन अपने बच्चों को आगे करने के लिए। लेकिन कुछ इतिहासकार वामपंथी जो थे और बाद में कांग्रेस की सरकारें, ये मिलकर इस देश को ऐसा बनाना चाहते थे कि कोई इस देश का बच्चा ऐसा सोचे ही ना कि भारत भी कुछ कर सकता है। और इसलिए आज तक उस मानसिकता के लोग आप देखिए जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, पढ़ लिख गए, वो कहते हैं भारत में कुछ नहीं है, ये तो बेकार है, विदेश में चलो, वहीं नौकरी है, वहीं साफ सुथरा रहता है, वहां, यहां भारत में तो बहुत गंदगी रहती है, ये डट्टी डट्टी, ऐसा मैंने सुना है। और ये कांग्रेसी लोग और विपक्षी लोग आज क्या कह रहे हैं, यहां भारत छोड़ करके कई जो उद्योगपति हैं इतने चले गए, लाख चले गए, 4 लाख चले गए, 3 लाख चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि आज मोदी जी ने यहां नकेल कस दी है चोरी करने वालों की, टैक्स ना देने वालों की, बिजली कटिया डाल के चलाने वालों की। मैंने अपनी आंखों से देखा है, रात में बिजली के तार डल गए, फैक्ट्री फ्री चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, बिजली वालों को थोड़े बहुत पैसे दे दिए, बात खत्म, इंस्पेक्टर को थोड़े पैसे दे दिए, मजदूरों का हक मार लिया।
आज ये नहीं चल रहा है, जीएसटी लागू हो गई है, तो उद्योगपतियों को भी लग रहा है यहां रहेंगे तो प्रॉपर्टी की जांच हो जाएगी, ईडी सीबीआई घर में कब आ जाए किसी को नहीं पता, और इसीलिए छोड़कर जा रहे हैं। अपनी मां को कोई छोड़ के जाता है क्या? ये गर्व की बात है क्या कि भारत छोड़कर जा रहे हैं? साहब, भारत छोड़कर चले गए, जो चले गए वो नालायक है मेरे हिसाब से। मैं माफ करना, किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है कि ये मेरी भूमि, मातृभूमि है, जिससे मैं पैदा हुआ हूं, जिस पर पला बड़ा हूं, और मैं पल बढ़ के जब मैं बड़ा हो जाऊं, मैं कमाने लायक हो जाऊं, जिस मां ने मुझे जन्म दिया, जिस पिता ने मुझे पाला, मैं उनको छोड़कर भाग जाऊं अकेले में। क्या ये अच्छी बात है? जो लोग देश छोड़कर जाते हैं, नौकरी करें, व्यापार करें, पढ़ाई करें, लेकिन ध्यान रखें भारत माता का। और जो नहीं रखता है, मेरे हिसाब से वो मातृभक्त, देशभक्त है ही नहीं। इसमें किसी को गौरव महसूस होता होगा, मुझे तो नहीं होता। आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर बताएं। लेकिन ये विपक्षी उन उद्योगपतियों का गुणगान कर रहे हैं और बताने में लगे हुए हैं, देखो मोदी के शासन में इतने लाख उद्योगपति भारत छोड़कर चले गए। अरे भैया, जो चला गया वो जाने दो ना, उसको अपनी मां से प्यार नहीं है। उसको लगता है अमेरिका में अमेरिकन मां से प्यार करेंगे, अमेरिकन माता से, जो वहां की धरती है, जिनको पीना खाना और अय्याशी करनी है, ऐश करना है, या अपनी मां को जिस हालत में है इसकी सेवा नहीं करनी है। हम अपनी मां को क्यों छोड़ दें? मेरी जैसी भी है, मेरी मां है, काली है, छोटी है, गरीब है, लेकिन वो मेरी मां है। ये भाव मातृभूमि का संघ के स्वयंसेवक में ही आ सकता है, या उनमें आ सकता है जिनको उनके परिवार से ये संस्कार मिले हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मोदी जी जो कर रहे हैं ये भी ठीक है ना, कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ियां गौरवशाली इतिहास पढ़ें। हमारा देश भारत, ये भारत के नाम से जाना जाए, ना कि विदेशी आक्रमणकारियों ने जो हमारा नामकरण किया उसके नाम से। वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।